नमस्कार, आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में हम आपको अलीगढ़ जनपद की उन सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे जो कहीं न कहीं आपके शहर, समाज और आम जनजीवन से जुड़ी हुई हैं। चाहे बात हो सामाजिक आयोजनों की, प्रशासनिक गतिविधि की या फिर आम लोगों से जुड़ी समस्याओं की, हर अहम खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अलीगढ़ बुलेटिन के खास समाचारों के साथ। अलीगढ़ जनपद के लोधा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच निर्माण को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि हाईवे निर्माण के चलते उनके मकान और दुकानों पर कार्यवाही की जा रही है, जिससे कई परिवार को इस सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि एक पट्टी के आबादी क्षेत्र में लगभग 70 मीटर तक भूमि ली जा रही है, जबकि दूसरी पट्टी में करीब 90 मीटर तक सड़क का निर्माण प्रस्तावित है, जिसे लेकर लोगों ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और प्रभावित मकानों व दुकानों के लिए उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की। साथ ही उनका कहना था कि यदि संपत्ति हटाई जाती है तो सरकार को नियमानुसार मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और भाजपा सरकार के विरोध में नारे लगाए। वहीं ग्रामीणों ने मामले की शिकायत जिलाधिकारी से करते हुए निष्पक्ष जांच तथा प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की है, जबकि फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी मांगों पर उचित कार्यवाही नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आप कहाँ के रहने वाले हो? लोधा का। क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या रोड की है, जो घर से बेघर कर रहे हैं और एक तरफ ज्यादा ले रहे हैं, एक तरफ कम ले रहे हैं, और कहीं कम है कहीं ज्यादा है। रोड तो बराबर ले लेना जी। तो आप क्या चाहते हो? हम तो यही चाह रहे हैं बराबर ले, और नहीं ना तो फिर उधम मचाएंगे हम, और क्या करेंगे। किस तरह का उद्यम मचाओगे? हर तरीका से पेश होंगे। हर तरीके से पेश होंगे। और इतने के बावजूद भी अगर गवर्नमेंट ने रोड यही 90 फुट लेके ही बनाई तो क्या क्या कार्रवाई होगी आपकी ओर से? तो सेल्फास दे जाए सरकार, और क्या करेगी या प्रशासन। तो शिकायत आपने दी है तो वहाँ से क्या कार्रवाई हो रही है? अब ये पढ़े लिखे ज्यादा हैं क्या हम ज्यादा है? जो पहले ही शिकायत कर रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे। अधिकारी आते हैं, आप बस अधिकारी नहीं आता कोई? आते हैं तो उनसे कह दी कि ये तो ऊपर से डिजाइन आ रही है, हम क्या कर सकते हैं। तो पूछते ना, तो ऊपर से कहाँ से आसमान में तैयारी कहाँ से आ रही है? ये हमारे बस की नहीं है बात, ऊपर से आई है डिजाइन। क्या नाम है दादा आपका? ओम प्रकाश अग्रवाल। कहाँ के रहने वाले हो? लोधा के। क्या समस्या आ रही है दादा? समस्या ये है कि एनएस वाले एक तरफ ज्यादा जगह ले रहे हैं, एक तरफ कम ले रहे हैं। एक तरफ 90 ले रहे हैं, एक तरफ 70 ले रहे हैं। किधर की साइड में 90 ले रहे हैं? 90 ले रहे हैं गांव की तरफ में, आबादी की तरफ में। उससे फिर गाँव वासियों को क्या दिक्कत आ रही है? गाँव वासी के सब मकान टूटेंगे, मकान दुकान सब टूट जाएंगे, वो सड़क पे आ जाएंगे, रोजगार खत्म हो जाएगा। आप लोग क्या चाह रहे हैं फिर? हम ये चाह रहे हैं कि डिवाइडर से दोनों तरफ बराबर लें। बराबर लें। हाँ, अगर गवर्नमेंट बराबर नहीं करती है, अपने तरीके से काम करती है, तो फिर आप लोग क्या करोगे? अनशन करेंगे, धरना देंगे, जितना उधर को बनेगा उतना इधर बनने देंगे। नहीं बनने देंगे अब तो सड़क को रोक देंगे, हम सड़क को बनने नहीं देंगे इधर आबादी की तरफ। तो आपके साथ में आपका पूरा गांव है या और भी कोई गांव आ रहा है इसमें? नहीं, गांव है, सब गांव में फूट डाल दी है लोगों में। एक तरफ कम ले रहे हैं, एक तरफ ज्यादा ले रहे हैं, तो गांव में फूट डाल दिया नेच वालों ने। कहाँ शिकायत की है? शिकायत डीएम पे की है, एसडीएम भी आई थी यहाँ, एनएस वाले भी आए थे, वो कोई जवाब कुछ नहीं देता। कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है? कोई आश्वासन नहीं ना ना, कोई आश्वासन नहीं मिल रहा। क्या नाम है आपको और कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम चितरंजन है, मैं लोधा के रहने वाला हूँ। क्या समस्या क्या आ रही है यहाँ पे हाईवे की? समस्या यही है, एनएच हाईवे वाले जो है भेदभाव कर रहे हैं हमारे साथ। किस तरह का भेदभाव कर रहे हैं? डिवाइडर को 3 मीटर हमारी तरफ खींच दिया इन्होंने। किस तरह से खींच दिया? मतलब एक तरफ 70 फीट ले रहे हैं, एक तरफ 90 फीट ले रहे हैं। तो 90 फीट लेने से आपको कुछ परेशानियां हो रही है? हमारी दुकान जा रही है, हमारे मकान जा रहे हैं, हम बेघर हो रहे हैं। तो आपको बेघर हो रहे हैं जी। तो आपने इसकी शिकायत कहीं की? हाँ, डीएम जी से की है और एनएचआई ऑफिस में भी की है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा ये हमारे मतलब की बात नहीं है और हमारे नहीं सुन पाएंगे और अपना उचित तरह से कार्रवाई करवाएं। तो आप आगे क्या कार्रवाई करना चाहोगे? अब सीधे हाईकोर्ट जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जो संभव प्रयास होगा उसको करेंगे। क्या नाम है आपको, कहाँ के रहने वाले हो? अनिल कुमार नाम है मेरा, लोधा का रहने वाला हूँ मैं। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि एक साइड में तो 70 फुट ले रहे हैं, एक साइड में ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? एनएच वाले क्या हो रहा है? 6 लाइन बना रहे हैं। ठीक है। और एक तरफ 70 फुट ले रहे हैं, एक तरफ 90 फुट ले रहे हैं, जो गलत है। जो बराबर हमारी मांग ये है कि दोनों साइड जितनी भी लेनी है उतनी बराबर ली जाए डिवाइडर से।
तो ये 70 फुट ले रहे हैं एक तरफ, तो एक तरफ से 90 फुट ले रहे हैं, तो 90 फुट लेने के बाद में मतलब क्या कोई परेशानी है? हाँ, सारी मकान सारी दुकानें जा रही हैं लोगों की। 50 लोग 50 कम से कम 50-80 दुकानें जा रही हैं। 80 दुकानें जा रही हैं। हाँ, तो मकान दुकान जा रहे हैं तो सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे वो। तो उसका मुआवजा भी तो दे तो रहे हैं। मुआवजा कितना देना? मुआवजा से क्या मतलब है? जब दुकान ही रहेगी तो मुआवजा क्या करेंगे हम? तो मतलब उन्हें यहाँ से लोधा छोड़ना पड़ेगा लोगों को। लोग छोड़ना पड़ेगा। तो इसकी शिकायत आपने डीएम साहब हाँ, से डीएम साहब से की थी। क्या डीएम कहा से उन्होंने? उन्होंने कहा था कि यूनिवर्सिटी गेट तोड़ना नहीं चाहते, ये हमारे लेवल की बात नहीं है, अब चलो विचार करेंगे। तो आप कभी आप पूरे गांव की जनता क्या चाहती है? जनता ये चाहती है मतलब ये दोनों साइड बराबर बराबर, जिससे कि तो सबकी थोड़ी थोड़ी जगह बच जाए, दोनों तरफ से लोगों की दुकानें बन जाए और दोनों का काम चलता रहे। तो अगर आपकी मांग अगर पूरी नहीं होती तो आपने क्या सोच रखा, क्या किया जाए? हम हाईकोर्ट जाएंगे, फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, हाईकोर्ट में जाएंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में रामभद्राचार्य ने लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर बयान देते हुए कहा कि देश में जैसे दो जिहाद चल रहे हैं और लव जिहाद से बहन बेटियों को सचेत रहने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर बन चुका है और अब कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की बारी है। इसके बाद काशी विश्वनाथ और संभल की भी बारी आएगी और उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किया जाना चाहिए। भाव पड़ा मित्रों, पूरे भारत में कमल खिला दिया और इसमें आप देख ही रहे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अब इस समय भारत के प्रधानमंत्री, सबसे लंबा कार्यकाल है प्रधानमंत्री का उनका। नेहरू के भी रिकॉर्ड को पीछे कर दिया। तो राम जी के कारण ये सब हुआ। हमने आंदोलन चलाया, जेल गए मित्रों, नजरबंद हुए और सभी जानते हैं मैंने राम जन्मभूमि में गवाही दी और गवाही रंग लाई। हमने विजय पाली, राम जन्मभूमि का बढ़िया मंदिर बन गया। और मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, अब मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, कृष्ण जन्मभूमि भी हम लेंगे। जय हो। हमने प्रतिज्ञा कर ली है कि जब तक कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर हमें नहीं मिलता तब तक भगवान कृष्ण के किसी मंदिर में हम दर्शन करने नहीं जाएंगे। आज वृंदावन हम गए थे पर बांके बिहारी नहीं गए। हमारी प्रतिज्ञा को भगवान को रखना पड़ेगा। हम कृष्ण जन्मभूमि का भी मंदिर लेंगे, वो जहाँ मस्जिद बनी है वहाँ ना वही मूल हम मंदिर जन्मभूमि है कृष्ण भगवान की। ये तो एक मंदिर झूठा बना दिया गया है। हम कृष्ण जन्मभूमि का भी मंदिर लेंगे, काशी विश्वनाथ भी लेंगे, संभल भी लेंगे, कुछ नहीं, कोई समझौता हमारा नहीं। जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम। माताओं बहनों और मित्रों को जग जाना है। हमारे यहाँ इसमें दो जिहाद चल रहे हैं, दो जिहाद चल रहे हैं, लव जिहाद और लैंड जिहाद। जय हो। लव जिहाद से भोली भाली हिंदुओं को ये कठमुल्ले फंसा रहे हैं। भोली भाली हिंदू कन्याएं फंस जाती बेचारी। आप ये राजनीतिक मंच नहीं पर व्यथा का मंच तो है। एक लड़की को फंसाया एक राक्षस ने, एक कठमुल्ले ने फंसा, मुसलमान ने फंसाया और अंत में विशेष जी उसको काट करके 34 टुकड़े करके फ्रीज में बंद करके रख दिया। साल भर के बाद निकली वो। कोई सीमा होती? मैं सभी ये प्रसारण मेरा दूरगामी है। समाचार पत्र वाले के लव जिहाद से हमें बचना है। जय हो। और लैंड जिहाद से भी बचना है। जहां खाली पाते बेईमान वहीं मस्जिद बना देते हैं, वहीं कब्रगाह बना देते हैं।
लैंड जिहाद से भी हमें हम अवैध रूप से भारत भूमि की 1 इंच इन्हें हम नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। जय हो। जब राम जन्मभूमि का मुकदमा चल रहा था, मैं स्वयं गवाह था। हाई कोर्ट का फैसला है, तो एक अग्रवाल थे, क्या बताऊं, नाम सुन कहने में बुरा लग रहा है, जज थे। इन्होंने लबड़ासुर को मारकर शत्रुघ्न जी ने ब्रज की स्थापना की, तो इसका नाम उन्होंने हरिगढ़ रखा। बाद में आकर मुसलमानों ने अलीगढ़ कर दिया। मूल इसका पहले इसका नाम था हरिगढ़। जय हो। तो यह ब्रजभूमि की, इसको हम ब्रजभूमि की देहरी कहते हैं। और यहाँ श्री राम कथा, और आज देखा पंकज मिश्रा को, देवेंद्र सिंह को, और सबसे बड़े मेरे परिवार के ही, मैं परिवार खुलकर कहने जा रहा हूँ, मेरे परिवार के ही यशस्वी एसपी पुलिस अधीक्षक आयुष्मान मनीष मिश्रा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के कन्वरीगंज में अधिक मास के पावन अवसर पर चल रही 84 कोस ब्रज परिक्रमा की धार्मिक महिमा के बीच कन्वरीगंज निवासी मामा मामी श्री मनोज वाशने एवं मनीष वाशने ने सनातन परंपरा का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करते हुए अपने भांजे भांजी हिमांशी वाशने एवं उत्कृष्ट वाशने का विधि विधान से पूजन कर उनकी परिक्रमा लगाई तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसमें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास में जो श्रद्धालु किसी कारणवश स्वयं 84 कोस ब्रज परिक्रमा करने में असमर्थ होते हैं, वे अपने भांजे भांजी के चरण पखार कर तिलक एवं पूजन कर उनकी परिक्रमा करते हैं और शास्त्रों में इसे अत्यंत पुण्यदायी माना गया है तथा ऐसी श्रद्धापूर्ण परिक्रमा को 84 कोस ब्रज परिक्रमा के समान पुण्य फल प्रदान करने वाला बताया गया है, जिससे व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। इस अवसर पर परिवार के सभी सदस्य भक्ति एवं श्रद्धा भाव से उपस्थित रहे और वैदिक मंत्रोच्चार एवं धार्मिक विधानों के मध्य संपन्न हुए इस अनुष्ठान ने घर के वातावरण को पूर्णतः आध्यात्मिक एवं भक्तिमय बना दिया तथा पूजा अर्चना के उपरांत परिवारजनों ने भांजे भांजी का सम्मान पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण कर परिवार की उन्नति, सुख समृद्धि एवं मंगलमय भविष्य की कामना की। किया गया क्या? मैं मनोज वासने, सेल्फी, मंडल महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी। आज हमारे सनातन धर्म के अधिक मास के पावन पर्व पर आज मैं अपने घर पर अपने भांजे और भांजी उत्कर्ष वासने और हिमांशी वासने जैसे की परिक्रमा कर अपने आप को पुण्य लाभ प्राप्त किया। जैसे 84 कोस की परिक्रमा का महत्व है, वैसे ही भांजे भांजी का भी महत्व है हमारे सनातन धर्म में। और मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे धर्म में और हमारे इस सनातन धर्म का प्रचार हमेशा करते रहें और अपने भान भांजी का मान सम्मान भी करते रहें। किस तरह का आशीर्वाद लिया, क्या लिया? आज आशीर्वाद इसलिए लिया है, जैसे हम 84 कोस की परिक्रमा में नहीं जा पाए किसी कारणवश, तो अपने घर पर ही आज अपने घर पर भान भांजी का की उनकी परिक्रमा कर हम दोनों मियाँ बीवी ने परिक्रमा कर उनका लाभ प्राप्त किया और जो दान दक्षिणा सब जो होता है उस। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें महज 20 रुपए की ओवर रेटिंग पर जिला उपभोक्ता आयोग ने सिगरेट विक्रेता पर 10,10,000 रुपए का जुर्माना लगाने के साथ ही अधिक वसूले गए 20 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 18% ब्याज सहित भुगतान का आदेश दिया है। मामला रघुवीरपुरी निवासी देवेश गौतम से जुड़ा है, जो पेशे से वकील हैं और जिन्होंने फायर ब्रिगेड पोखर के सामने स्थित दुकान के क्लासिक सिगरेट की एक डिब्बी खरीदी थी, जिस पर MRP 340 रुपये अंकित थी, लेकिन दुकानदार हीरालाल वाशने द्वारा 360 रुपये की मांग की गई। विरोध के बावजूद राशि वसूल ली गई, जिसके बाद उपभोक्ता ने ऑनलाइन भुगतान कर साक्ष्य सुरक्षित किए और जिला उपभोक्ता आयोग अलीगढ़ में शिकायत दर्ज कराई। मामले की सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी और सदस्य पूर्णिमा सिंह राजपूत ने दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद शिकायत को सही पाया और दुकानदार को दोषी मानते हुए भारी जुर्माना
व क्षतिपूर्ति का आदेश दिया, जिससे उपभोक्ता अधिकारों की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है और ये संदेश दिया गया है कि MRP से अधिक वसूली करना कानूनन अपराध है तथा ऐसे मामलों में सख्त कार्यवाही की जाएगी। मेरा नाम देवेश गौतम है। मैं अलीगढ़ जिले में फौजदारी व उपभोक्ता और क्लेम के संबंधी मामलों में वकालत करता हूं। मुझसे 20 रुपये अतिरिक्त दुकानदार हीरालाल वासने ने लिए थे। मैंने दुकानदार हीरालाल वासने से क्लासिक ब्रांड की सिगरेट की डिब्बी खरीदी थी। सिगरेट की डिब्बी पर 340 रुपये MRP प्रिंट अंकित था, जो मुझे 360 रुपए की दी गई। तो आपने उसका विरोध नहीं किया? उसका मैंने जब विरोध किया तो बोले कि तुम कहीं कालाबाजारी के ठेकेदार हो, लेनी है तो ले लो, नहीं तो यहां से भागो। मुझे यही बात जो है थोड़ी सी चुभी कि एक अधिवक्ता के साथ साथ इस तरह की बदतमीजी की जा रही है, तो आम जन उपभोक्ताओं के साथ में किस तरह का व्यवहार किया जाता होगा। फिर क्या हुआ? फिर कोर्ट तक कैसे पहुंचा? फिर उसके बाद में मैंने ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद में दुकानदार हीरालाल वासने और सिगरेट निर्माता कंपनी कलकत्ता के खिलाफ मुकदमा डाल दिया। मुकदमा डालने पर कोर्ट से नोटिस जारी हुए। कोर्ट से नोटिस जारी होने पर दुकानदार हीरालाल वासने ने घोर लापरवाही बरतते हुए न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। सिगरेट निर्माता कंपनी के अधिवक्ता उपस्थित हुए, उन्होंने अपना जवाब दाखिल किया। जवाब दाखिल करने के बाद में बहस की गई, मेरे द्वारा भी बहस की गई। डिसीजन इसमें माननीय न्यायालय के अध्यक्ष श्री हसनैन कुरैशी व सदस्य श्रीमती पूर्णिमा राजपूत जी ने 10 लाख रुपए उपभोक्ता कल्याण कोष लखनऊ में जमा करने के लिए व 5,000 रुपए मुझ अधिवक्ता को मुआवजे के व मेरी फीस के 5,000 रुपए व 20 रुपए अतिरिक्त जो धनराशि ली गई थी उसकी 18% की धनराशि के लिए ब्याज के सहित मुझे जो है यह आदेश किया गया है। माननीय न्यायालय के इस आदेश को मैं काफी सम्मानजनक पूर्ण मानता हूं कि इस न्याय के मंदिर से मुझे ही नहीं, जो है काफी उपभोक्ता व ग्राहक जनों को इस न्यायालय से न्याय की उम्मीद रहती है। छोटी छोटी चीजों पे जो है मैं तो इस मामले में उपभोक्ताओं से यही अपील करूंगा कि हो रही कालाबाजारी के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएं और यदि मेरे इस संबंध में किसी कानूनी पहलुओं पर मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं उनके लिए आधी रात तैयार खड़ा हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेश गौतम। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में फर्जी परमिट के सहारे हरिद्वार से ग्वालियर जा रही एक निजी बस को सुबह RTO एवं रोडवेज अधिकारियों ने संयुक्त अभियान के दौरान पकड़ लिया। हालांकि शाम को बस का चालक यात्रियों को लेकर बस को भगा ले गया, जिसकी जानकारी मिलने पर RTO की टीम ने बस को दोबारा खैर सड़क स्थित नादा पुल के पास पकड़ लिया, जहां बस के पकड़े जाने पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। करीब 3 घंटे तक चले हंगामे के बाद परिवहन विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए रात में एक अन्य ऑल इंडिया परमिट वाली निजी बस की मदद से यात्रियों को उनके गंतव्य के लिए रवाना किया। मामले में सुबह करीब 9 बजे चेकिंग के दौरान बस को रोका गया था और जांच में पाया गया कि बस के पास वैध परमिट नहीं था। केवल 15 मई का ऑल इंडिया परमिट होने के बावजूद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बस का संचालन किया जा रहा था, जिसके बाद बस को रोडवेज वर्कशॉप में खड़ा कर दिया गया था। लेकिन बाद में चालक द्वारा टैक्स जमा करने और अनुमति मिलने की बात कहकर यात्रियों को बस में बिठाया गया और मामले में यात्री एवं माल कर अधिकारी डॉक्टर ज्योति मिश्रा ने कार्यवाही करते हुए बस की तलाशी कर उसे दोबारा पकड़वाया। वहीं RTO प्रशासन दीपक शाह ने बताया कि यात्रियों को हुई असुविधा को देखते हुए विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था कर उन्हें सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचा दिया गया है। अब बताइए क्या कर रही थी आप अभी? बस उधर से आई, जब इसमें परमिट नहीं था क्या, अब इधर से लौटने में परमिट है। गंगा नहाने वाले यात्री वो बस रास्ता में 5 घंटा की तबीयत खराब है, वो झांडली क्यों
मैडम रोक नहीं। तो ये जो आपकी बस रोकी गई है, क्या इसके पास परमिट नहीं है? एक मिनट, उधर से नहीं था परमिट। चालन कर दो, चालन दे भी तैयार है। बड़ी गाड़ी नहीं है, बड़ी गाड़ी रोज चलती है, आज ही परमिट नहीं है, हमारे लिए नहीं है। कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे? 9 बजे की यही डाली है हम। सुबह से भूखे प्यासे, और दवाई है नहीं संग में। जाना कहाँ है आपको? मुरैना। भिंड मुरैना? कहाँ से रहे हो? मुरैना से, हम गंगा से लौटे। हरिद्वार से लौट के आए, सवेरे की पकड़ी। कोई गाड़ी बैठता ये नहीं मालूम इसका परमिट है कि नहीं, किसी को नहीं मालूम है। हमारी क्या गलती? 36 घंटा 48 घंटा इसी टाइम की गाड़ी में दवाई घर में अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के कोतवाली ग्लास क्षेत्र के गांव में एक युवती को गांव के ही कुछ युवकों द्वारा भगा ले जाने के आरोप में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं युवती पक्ष के पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि इस मामले में भाजपा सांसद सतीश गौतम द्वारा मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है और उनके द्वारा धमकाने का एक ऑडियो भी वायरल होने का दावा किया जा रहा है। ये पूरा मामला एक ग्लास कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पीड़ित परिवार पिछले 6 दिनों से युवती के नाम मिलने को लेकर परेशान है और लगातार पुलिस के चक्कर लगा रहा है। परिवार का कहना है कि उन्हें अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है, जिससे वे काफी व्यथित हैं और सभी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मामला है भैया 7 तारीख से लड़की गायब है, उसके लिए थाने तक गए। कुछ गांव के लोगों ने 2-4 दिन तो ऐसे ही रोक रखा कि रिपोर्ट मत करो, लड़की आ जाएगी। और थाने भी गए लेकिन उसकी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं निकला। उसके लिए हमने नाम दर्ज फिर FIR भी की। FIR नाम दर्ज होने के बाद उन लोगों ने हम पे दबाव बनाया, हमारा घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। वो लोग सांसद जी के पास भी गए, उनके द्वारा ये दबाव बनाया गया कि आप अपनी रिपोर्ट वापस ले लो और आपकी लड़की 2 दिन में आ जाएगी। लेकिन आज 14 दिन हो गए, लड़की आज तक वापस नहीं आई है। और वो लोग हमारा घर से निकलना इतना मुश्किल कर रहे हैं कि सुबह घर से निकली है तो सब लोगों ने हमें इस तरह से घेर लिया है। खेत में मतलब चारा लेने के लिए भी कोई घर परिवार का लोग जा नहीं पा रहा है। सांसद सतीश गौतम जी हैं। उन्होंने ये कहा था कि इस रिपोर्ट को वापस कर लो और आपकी लड़की कल तक मिल जाएगी। आपने ऐसे नाम दर्ज रिपोर्ट क्यों कराई है? तो नाम दर्ज ऐसे ही नहीं कराई, उन लोगों ने हमें रोक रखा था 4 दिन तक कि आपको रिपोर्ट नहीं करानी है, आपकी लड़की 4 दिन में वापस आ जाएगी। जब नहीं आई तब हमने रिपोर्ट की उन लोगों के नाम। अब हम यही चाह रहे हैं कि हमारी लड़की मिल जाए और हमें जो अंदर कैद करके रखा है हमें आजादी चाहिए। भाजपा का एक नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम उस चीज में संतुष्ट नहीं है। हमारी बेटी 13 दिन से घर में नहीं आई है और लोग हमें घर से निकलना भी मुश्किल कर रहे हैं। जी है, उनकी कॉल आई थी, वो ऑडियो हमारे पास है। उसमें यही बोला कि आप अपनी रिपोर्ट थाने जाओ, रिपोर्ट वापस लो, आपकी लड़की कल तक आ जाएगी। आपने नाम दर्ज FIR किस बेस पे किया है? खेत पे वो निकलने नहीं दे रहे हैं, मतलब इतना दबाव बना रखा है उन्होंने, गुंडागर्दी चला रहे हैं बिल्कुल। यही दबाव है उनका कि रिपोर्ट वापस लो, आपकी लड़की मैं दूंगा। लेकिन 4 दिन उस बात को भी हो गए, अभी तक सांसद जी ने भी लड़की नहीं दी है। इगलास का है सर। मामला यह है कि हमारी लड़की 7 तारीख की सुबह मॉर्निंग में गायब हो गई थी और हम थाना इगलास गए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हम कैसे करके CO साहब से मिले, FIR चढ़ी। FIR चढ़ने के बाद में हमारे गांव के हरगोपाल रामगोपाल ये दोनों भाई और अदर भाई और भी बंदे हैं, उन्होंने आके धमकी दी, ये हमारी ताई है, ये मेरा भाई है। धमकी दी कि FIR को वापस ले ले और तेरी लड़की को हम ला के दे देंगे 2-4 दिन में। फिर ये लोग सतीश गौतम के थ्रू हमारे पे दबाव बनाया। सतीश गौतम जी की हमारे पास वीडियो भी है, ऑडियो भी है। गौतम जी बोलते हैं कि अपनी FIR वापस लो, लड़की को तुम्हारी को 24 घंटे अंदर मैं ला के दूंगा। सतीश गौतम जी अलीगढ़ से। और आज तक लड़की को 10-11वां दिन है, अभी तक लड़की कोई सूचना नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। कैसे भी करके पुलिस ने ये कहा कि हम अपने कार्रवाई में लगे हुए, आप टेंशन किस बात की ले रहे हो, लड़की को हम ला के दे देंगे। लेकिन अभी तक कोई लड़की नहीं मिली है। इसमें 6 लोग हैं जो हमने FIR करा चुके हैं। नाम तो रिपोर्ट करी सर। पुलिस गांव में अभी तक नहीं आई 1 घंटे के लिए निगाह मारने के लिए, उसके बाद धमका के छोड़ के चली गई इनको। ये गांव सारा खुद इगलास थाना। पुलिस कार्रवाई कुछ नहीं कर रही सर। पुलिस आती है और सतीश गौतम का फोन आ गया, सतीश गौतम का ये दबाव है तो पुलिस कुछ नहीं कर रही है। इसमें मेन हाथ सतीश गौतम जी का है।
ये सतीश गौतम हमको फोन करते हैं डायरेक्ट। सांसद सतीश गौतम जी सर। किस तरीके से धमकी दे रहे हैं? धमकी ये दे रहे हैं कि तुमने एफआईआर क्यों करी, आप थाने जाओ, उनको मना करो, लड़की तुम्हारी 24 घंटे में हम ला के देंगे। इस खेल में सांसद जी का भी हाथ है? सांसद जी का भी हाथ है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी लड़की मिल जाए और हमारे घर पे आके मारपीट का जो प्रेशर जो बना रहे हैं, आज सुबह मॉर्निंग भी ये लोग मारने पीटने आए थे। मेरे चाचा श्री हैं, ये हरगोपाल और इनके 4-5 बच्चे और जैन चौधरी और गौरव, ये सब लड़के आए थे। किस तरीके से धमकी दी जा रही है आपको? धमकी ये दी जा रही है कि अपनी एफआईआर वापस लो, नहीं तुम्हारे खेती करने देंगे और जान से मार देंगे हम तुम्हारे को। मेरा नाम मनोज कुमार। क्या मामला हुआ आपके साथ? मेरी लड़की नातनी है, वो चली गई यहाँ से। क्या दिन हो गए? 7 दिन हो गए। 7 दिन से मैंने 4 दिन गुमराह किए। फिर गांव वाले बोले, ये हरगोपाल बोला कि मौसी आप जो ढूंढ रही हो और ऐसा है कि लड़की आ जाए तो हम फिर शादी करवा देंगे। और काहे ऐसे मैं भी गया, परेशान हो गया, ऐसे आप परेशान मत होना। फिर हम पहुंचे बागे दौरे, सतीश गौतम के दौरे, तो गौतम जी ने किया कि अरे अम्मा ऐसी क्यों रो रही हो तुम, तुम्हारी लड़की को 3 गुरंडे ले गए हैं। और क्या कहते हैं, मैं नाम दर्ज रिपोर्ट क्यों की है कि मैंने की नाम दर्ज करती तो मेरी लड़की का मुझे क्या पता है, को ले गया है, मुझे कोई नहीं है। और मुझे सांसद ने कही आप जाओ, 3 दिन के अंदर तुम्हारी लड़की को मैं दे दूंगा। आज 6 दिन हो गए, अभी तक कुछ नहीं है। और फिर हमको मारने की उसकी धमकी दे रहे हैं। और ये गुंडे हथकावनी की बगल में बैठे हैं। अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ मेरी लड़की आ जाए। कितनी उम्र लड़की है? लड़की की 17 साल की, 16-17 साल की है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम दिनेश कुमार है, सहारा का रहने वाला। क्या मामला हुआ आपके साथ? मेरी बेटी 7 तारीख को घर से लापता हो गई। 2-3 दिन मैंने ढूंढा। 2-3 दिन घूमने के बाद में हरगोपाल सिंह हमारे खेत पर आते हैं, हमारी मम्मी से कहते हैं कि क्या कहते हैं, तुम रपट करके क्या करोगी, अगर लड़की पा जाए तो उसी लड़के के साथ में शादी कर देना। आपने थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराई? उसके 2 दिन बाद हमने थाने में रिपोर्ट करी गुमशुदा की। तो जैसे गुमशुदा की रिपोर्ट हुई तो ये मेरे घर पे सभी चढ़ के आए। कौन चढ़ के आए? हरगोपाल और जयंत, कन्हैया, गौरव समेत और पप्पू। चढ़ के आने के बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा तुमने रिपोर्ट क्यों की है, अच्छा, तेने नाम दर्ज रिपोर्ट क्यों की है। तो क्या हुआ? उसके बाद में गौरव ने मेरे से यह कहा कि 2 दिन के अंदर तुम्हारे पास में मैसेज आ जाएगा कि कोर्ट मैरिज हो गई, और अगर पैसा खर्च करे तो हम 2 दिन के अंदर तेरी लड़की को ला के दे देंगे। इसी शक पे मैंने कि इनको ये मालूम है, कोई कहता है कि 2 दिन में आ जाएगी शादी, इसी शक के अनुसार मैंने इनका नाम लिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया? रिपोर्ट कर दी नामजद सर। फिर उसके बाद में मैं सांसद जी के पास में गया, और मैं था, मेरी माँ थी, मेरे चाचा जी थे। सांसद जी ने डायरेक्ट ये पूछा कौन कौन आया है, मैंने बता दिया। फिर बोले कि तुम गुंडों के चक्कर में पड़ गए हो। मेरे से डायरेक्ट कहा तुम गुंडों के चक्कर में पड़ गए हो, तुम्हें लड़की चाहिए या वो, तुमने नामजद रिपोर्ट क्यों की, अगर तूने नामजद रिपोर्ट किया तो पहले तो मेरे से मना कर दिया। पैर पकड़ने के बाद जब मैंने पैरों के नीचे झुका, जब उन्होंने कॉल की सीओ साहब को कि इसकी लड़की 2 दिन के अंदर ला के दो, 6 दिन हो गए। फिर दूसरे दिन कॉल आती है मेरे पास में सांसद जी की, क्या तुमने जोर फिर डाला कि हरगोपाल पहुंच गया वहां पे, वही बैठा था। हरगोपाल से भी बात कराई उन्होंने अपने फोन से, वो भी हम चिल्ला रहा था। सांसद जी कह रहे थे रिपोर्ट क्यों की तूने नामजद, तेरे से बोल दिया है कि 2 दिन के अंदर लड़की हासिल हो जाएगी। तो सर मेरे को तो न लड़की मिली। अब आप क्या चाहते हैं? सिर्फ ये चाहते हैं सर हमारी लड़की हमको मिल जाए, और क्या चाहेंगे, हमारी ये रास्ता खुल जाए। चारा लेने जाते हैं तो रोकते हैं, कहीं खेत में जाते हैं तो रोकते हैं। अब क्या करें, कोई गोली मारने की धमकी देता है, कोई कुछ रहता है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में दिव्यांग एकता वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक जितेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों दिव्यांगजनों ने कलेक्ट्रेट परिसर में बिजली बिल और स्मार्ट मीटर के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन एडीएम सिटी किंशुक श्रीवास्तव को सौंपते हुए मांग की कि दिव्यांग उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली प्रतिमाह मुफ्त दी जाए और बढ़ते बिजली बिलों से राहत प्रदान की जाए। साथ ही स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने एनालॉग मीटर पुनः लगाए जाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल 2 से 3 गुना बढ़ गए हैं, जिससे पहले से कमजोर आर्थिक स्थिति वाले दिव्यांगजनों को भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर मांगों पर कार्यवाही नहीं हुई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। जो ज्ञापन दिया गया किस विषय में दिया गया और क्या उद्देश्य? देखिए, आज जो ज्ञापन दिया गया है ना, हमारे जब जितने भी दिव्यांगजन हैं वो उनके यहाँ जो मीटर लगे हुए हैं, पहले उनके हुआ करता था पुराना मीटर, जो उससे लोग अपना रोजी रोटी आराम से जो चलती थी उसका मीटर का बिल भी दे देते थे। लेकिन आज जो स्मार्ट मीटर जो लगाए गए हैं सभी घरों में, दिव्यांग तो सबसे ज़्यादा ही परेशान है। उसका कारण यह है कि एक तो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऊपर से स्मार्ट मीटर और लग गए तो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इतने लोग परेशान हैं कि भूखों मरने की कगार पर आ गए कि बिजली का बिल दें या फिर अपना खाने के लिए लाएँ। ये 4 से 7 गुना मीटर जो है रीडिंग दे रहा है। स्मार्ट मीटर से इतने परेशान है लोग कि बहुत ही दयनीय स्थिति में और ज़्यादा दयनीय स्थिति में आ चुके हैं। उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब होती जा रही है। हमने जो मांग की है उसमें माननीय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय से, उसमें ये कहा गया है एक तो दिव्यांगजनों को 200 यूनिट फ्री की जाए और दूसरी मांग ये है कि जो जब तक क्या नाम है कोई बीच का रास्ता नहीं निकल जाता उसके लिए हमें जब तक पुराने मीटरों की व्यवस्था की जाए, नए मीटर स्मार्ट मीटर हटा करके पुराने मीटर लगाए जाएँ। ऐसा नहीं होता है तो आपका संगठन किस तरीके की? अगर इस पर कोई अमल नहीं किया जाता है तो हमने अभी चेतावनी दी है कि 15 दिनों के अंदर 15-20 दिनों के अंदर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम प्रदेश व्यापी आंदोलन को उतारू हो जाएंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।